तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंटेस्टिंग कैंडिडेट बदरा कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली नंबर 51 से शेख महबूब इकबाल साहब। तो चलिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी जो हैं, इनमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। तो मैं आज महबूब साहब से इस बात पर इन जो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स इन पर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, पूछूंगा कि ये जो है कितना ये जो है हमारे भद्रवाह के लिए, खासतौर पर यूथ्स के लिए जो है फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। मैं साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। तो आपके इस मैनिफेस्टो में मैंने ये पढ़ा कि 1 लाख जॉब्स टू यूथ। तो आप मुझे बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इतना बड़ा जो ये बोल रही कि 1 लाख जॉब्स देंगे, तो इससे जम्मू कश्मीर में कितना फायदा हो सकता है, खसूसन भद्रवाह के लिए इसमें क्या है? देखिए, भद्रवाह के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि आप जानते हैं कि भद्रवाह में तो पिछले 5-10 साल में जो कुछ हुआ है, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर जो बाकी स्टेट के उस हिसाब से देखा जाए तो भद्रवाह में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बाकी स्टेट में जो बाकी जगह हैं उनसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक साइड पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सिवाय टूरिज्म के कुछ भी नहीं है। और पिछले कई सालों से जो एक पावर सेक्टर में बूम आया, काफी सालों से यहाँ पे कई प्रोजेक्ट खुले हैं जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स ने खोले, तो अब उसका क्रेडिट कोई भी ले जाए तो अलग बात है। लेकिन उसके बाद ये 4 लेनिंग 6 लेनिंग इतने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट का अगर भद्रवाह में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे कहीं नहीं लग रहे हैं, इनको कहीं पे भी कोई रिकग्नाइज नहीं करता है। जबकि चलिए किसी ना किसी कैटेगरी में कोई अनस्किल्ड या कोई ड्राइवर, कोई क्लीनर, कोई कुछ, कहीं ना कहीं तो बच्चे अब्जॉर्ब होने चाहिए। लेकिन हमारे भद्रवाह बलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी की ये बदकिस्मती है कि हमारे लड़कों का कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए अब मैं सोचता हूं कि ये जो हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो निकाला है, तो इसमें जो थर्स्ट है वो है एम्प्लॉयमेंट पे। और अब चूंकि हम एक्ट लाने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पे, कानून बनाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो एम्प्लॉयमेंट होगा, तो जिसमें भद्रवाह विल आल्सो गेट इट्स शेयर। इसमें सर ये जो है, मतलब ये तो आप बोल रहे हैं कि ये तो सरकारी नौकरी का जो सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर या जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप कैसे देखिए प्राइवेट नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स खुले हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो उसमें बाहर वाले आके क्यों सब काम करेंगे? क्या यहाँ के जो लोग हैं, आपको पता है अच्छी तरह से, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के लोग जो है लेबर का काम करने के लिए वो हिमाचल में जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, कई हजार बच्चे जो है यहाँ से जाते हैं। तो क्या जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के ये वर्क्स हो रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनमें क्यों नहीं लगेंगे? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि जो भी यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स है या रोड प्रोजेक्ट्स है, टनल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो है मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी दैट शुड बी गिवन टू द लोकल यूथ। और ठीक है, कोई हाईली स्किल्ड हो उसके लिए बाहर से आए, तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से हम ये 1 लाख जॉब भी दे सकते हैं और अपना जो ये है बच्चों का। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो मैनिफेस्टो में लिखा है, प्रोवाइड 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री। 200 यूनिट फ्री बिजली देना एक बहुत बड़ा स्टेप है। हमने ये पहले दिल्ली में देखा, केजरीवाल साहब ने किया था। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से पहले तो बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्शन में ये भी कहा जाता था कि हम जो है पावर प्रोजेक्ट्स वापस आएंगे जब पिछली सरकारें रही थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अभी जो है आपके इस मैनिफेस्टो में है 200 यूनिट्स बिजली देना, तो मुझे लगता है एक एवरेज होम जो है वो इतना ही जो है कंज्यूम करता होगा। तो क्या इसकी एश्योरिटी है, क्या ये वाकई में पॉसिबल है 200 यूनिट देना? क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तो हम ही जनरेट कर रहे हैं ना, पावर प्रोजेक्ट्स तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जबरदस्ती है कि वो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो कहते हैं नहीं जी हमारे NHPC के है वो, लेकिन पानी तो हमारा है। तो पानी हमने तो एक एक्ट भी लाया था जिसके तहत हम इन पे वाटर कंजम्पशन जो टैक्स है वो लगाया था हमने पावर प्रोजेक्ट्स पे। अब मुझे लेटेस्ट तो उसका पता नहीं है, पर उसमें कोई कोर्ट केस हो गया था या वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, क्या है,
but we can generate lot of money from these power projects even if they belong to NHPC or Government of India. जी और उस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज लोगों को एक रिलीफ देने के लिए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए। हम बिजली के मालिक हैं और हम बिजली फ्री नहीं दे सकते हैं। हाँ। और दिल्ली वाले बिजली फ्री दे रहे हैं, पंजाब वाले दे रहे हैं, जबकि जितना पोटेंशियल हमारे पास है और जो हम कर रहे हैं उसमें से हम ये चीजें इजीली दे सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें दूसरा एक और पॉइंट है, लैंड लॉज एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर रेजिडेंट्स ऑफ J&K। इस पे थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये क्या चीज है। देखिए, जब यहाँ पे 370 था, 35A था, उस वक्त भी यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी जो है लैंड नहीं खरीद सकता था। बिल्कुल। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे डायरेक्टली लैंड नहीं ले सकती थी। और ये इसके दफा 370 में अमेंडमेंट्स के बाद 35 को खत्म करने के बाद अब ये फ्री फॉर ऑल हो गया है। तो हम चाहते हैं, और आपने देखा होगा जम्मू में क्या हुआ, बहुत से कश्मीर में क्या हुआ कि कहीं सरकारी जमीन का बहाना लेके लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की दुकानें तोड़ी गई, सिलेक्टिव बेसिस पे हुआ। तो हमारा ये मानना है कि ये जम्मू कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर का हर एक चीज, हर रिसोर्सेज, लैंड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो यहाँ के रहने वाले हैं। पहला चार्ज उन्हीं का है। तो इसलिए अगर हम कोई ऐसा कानून बनाएंगे जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि ये जो जमीन है, चाहे वो मलकीती है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो शामलात है, अगर पहले कहीं इसको पब्लिक के लिए यूटिलाइज करना होगा तो इट शुड बी फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। और ये कोई नई बात नहीं है। एक जब ये हिमाचल में है, जब नॉर्थ ईस्ट की सब स्टेट्स में है, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अच्छा, इसमें से हम देख रहे हैं कि अगर पहले नौकरियां निकलती थी, फिलहाल तो अब नौकरियों की वो निकलती नहीं है असामियां, लेकिन अभी क्या होता है कि किसने फॉर्म भरना है, भद्रवाह के कभी भरता है, बिहार का भी भरता है, यूपी का भी भरता है। इससे क्या हुआ कि एक तो यहाँ पे पहले ही बेरोजगारी बहुत थी, और अब कंपटीशन पूरे भारत के साथ हमें कंपटीशन हमारे नौजवानों को करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारे नौजवान का मोरल डाउन हो रहा है। नौजवान फॉर्म भरता है, फिर उसका वहाँ पे लगना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस पर भी क्या आप करने वाले हैं अगर आपकी सरकार आती है? देखिए, अगर हमारी सरकार आई तो डेफिनेटली हम ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे जो नौकरियों को प्रोटेक्ट किया जाए, और सिर्फ जो लोकल्स को नौकरी, ऐसा कोई नहीं है। हम डोमिसाइल लॉ जो है इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना सकते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट का दायरा इख्तियार है। जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम कोई भी कानून बना सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें स्टेटहुड मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा है कि जल्द से जल्द, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कमिट किया है कि हम बहुत जल्दी स्टेटहुड वापस करेंगे। तो एक दफा स्टेटहुड मिल गई तो हम ऐसे कानून बनाएंगे जिससे हम यहाँ के रहने वालों का ये जमीनें और ये जो नौकरियां, इनको प्रोटेक्ट कर सके। जी। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, सब इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जो टॉक ऑफ द टाउन है, स्पेशली जो हमारे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन ए टाइम बॉन्ड मैनर। आपको मालूम ही होगा कि हमारे जो डेली वेजर्स हैं, प्रोटेस्ट हर बार, हर महीने 2 महीने के बाद प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद तो सिर्फ तनख्वाह के लिए उनको कभी कभी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में जो लार्ज नंबर ऑफ जो है हमारे पास जो है डेली वेजर्स हैं, तो उनके लिए क्या आप करने वाले हैं अगर आपकी सरकार आती है? देखिए, बात यह कि हमारी एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, एक ऐसी स्टेट जहाँ लोगों को हर किस्म का रिलीफ हो और उनकी मुश्किलात दूर हो। अब एक डेली वेजर आप लगाते हो, उसके लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स करोगे? क्या उसके लिए एग्जाम दोगे? उसके लिए आपको एग्जाम लेना है क्या? डेली वेजर क्या होता है? और अब अगर एक डेली वेजर अब आपने लगा लिया, बेशक किसी भी तरीके से लगता है, वो डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है। अगर आज डेली वेजर जो है
वो काम करना बंद कर दें तो आपकी एक भी पीएचई की स्कीम नहीं चलेगी, आपका बिजली का सिस्टम नहीं चलेगा। आपका आज देखिए ये जो आपकी रोड्स हैं इनमें क्या हालत है, क्योंकि आपके पास गैंग पुलिस नहीं है। बिल्कुल आपकी इरिगेशन सिस्टम ठप हो जाएगा अगर आपके पास वहां पे डेली वेजेस नहीं होंगे। सब काम डेली वेजेस करते हैं। अगर वो 15-15 साल काम करने के बाद अगर वो बेचारे रेगुलराइजेशन अपना मांगते हैं तो ये क्या कोई जुल्म है, ये कोई जुर्म है कि उनको नहीं मांगना चाहिए। हम तो कहते हैं 94 में भी एक ऐसा इशू हुआ जो उन्होंने कहा जो जिनके भी एक पर्टिकुलर पीरियड शायद 7 साल था, 7 साल कंप्लीट किए हैं एज डेली वेजर, उनको रेगुलराइज करो। तो ऐसे ही आप 7 साल के बजाय 10 साल रखो या 8 साल रखो, लेकिन फेज मैनर इन बेचारे गरीब लोगों को रेगुलराइज तो करना चाहिए। जो मामूली सी तनख्वाह लेके, कभी इनको ईद पे तनख्वाह मिलती है, कभी इनको दिवाली पे तनख्वाह मिलती है, और उसके बावजूद भी ये काम करते हैं। और अगर वो 10 साल के 12 साल के बाद, आज देखिए कभी 2006, 7, 8, 9 के लगे हुए, आज 2024 है, अगर 15 साल के बाद ये रेगुलराइजेशन मांगते हैं तो क्या वो कोई गलत बात ये कर रहे हैं? तो हमने देखा कि रिटायर भी हुए हैं, लेकिन वो परमानेंट बहुत ज्यादा रिटायर हो, हमने खास तौर पर ये चीज देखी है। तो मतलब क्या उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि जो डेली वेजर्स हैं हम इनको कवर करते रहते हैं, जब भी ये प्रोटेस्ट करें सड़कों पर आते हैं, इनको यही आश्वासन दिया जाता है कभी गवर्नर साहब की तरफ से या सरकार की तरफ से, बस अब आपका काम होने वाला है, लेकिन सेटिस्फाई ये नहीं होते हैं। और ना ही इनको हमने देखा कि कोई इनका काम करता है, बड़े परेशान ये लोग हैं। तो क्या ये उम्मीदें लगा सकते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी तो इनका भी जो है भला हो जाएगा? एक तो ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है, ये रेगुलराइजेशन करेंगे फेज मैनर में। दूसरा, इंसानियत का तकाजा भी है कि जिस आदमी ने 20-20 साल एक डिपार्टमेंट में दिया एज डेली वेजर, उसको अब और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है? उस बेचारे को रेगुलराइजेशन तो करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये जरूर करेगी। और इतने हजारों लोग जो इस वक्त बेचारे हवा में लटक रहे हैं, ना वो मुलाजिम हैं तो ना वो निकाले जाते हैं, तो काम सारा वो करते हैं, उनकी रेगुलराइजेशन जो है इट शुड बी टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि ये भी हमारा एक अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का एक तरीका है। ये बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं तो तभी तो डेली वेजर लगे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्रोवाइड इंडस्ट्री स्टेटस टू टूरिज्म सेक्टर। इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, अभी टूरिज्म सेक्टर है यहाँ पे, जैसे अभी बदरा की मैं बात करूंगा, हम कहते हैं कि हमारे पास बड़ा टूरिज्म का पोटेंशियल है। यहाँ हम टूरिज्म में बहुत कुछ, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मतलब कहीं से कहीं पहुंच सकती है टूरिज्म की वजह से। लेकिन अब टूरिज्म अगर गवर्नमेंट चलाएगी तो आपको यहाँ एक ऑर्डिनरी बदरा के आदमी को उससे क्या फायदा होगा? आप पार्क बनाएंगे, फिर उस पर टैक्स लगाएंगे, एंट्री टैक्स लगाएंगे, फिर अंदर दुकानें खोलेंगे, उनको आउटसोर्स करेंगे, 4 आदमी जम्मू से आएंगे, वो दुकानें चलाएंगे। फिर आप ये भवन बनाएंगे, आप होटल बनाएंगे, आप हट्स बनाएंगे। तो अगर आप इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करते हैं, कोई सब्सिडी देते हैं, कुछ करते हैं, तो पीपल विल इन्वेस्ट। जो लोकल लोग हैं यहाँ पे और वो ज्यादा मनीड नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर लोन लेंगे, कुछ लोगे, कुछ सब्सिडी होगी, तो वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, उन जगहों पे जहाँ पे के आप कोई मतलब टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट मीन कि आप होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, दुकान बनाओ। मीन्स कि आप ऐसी जगह पार्क बनाओ, कोई चिल्ड्रन पार्क बनाओ, कोई ऐसी चीजें बनाओ जो अट्रैक्ट करे टूरिस्ट, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे, और उसके बाद वो टूरिस्ट वहां आए तो उसको रहने के लिए एक प्राइवेट में होटल मिले, उसको खाने के लिए एक प्राइवेट रेस्टोरेंट मिले जहां वो खाना खाए, वो उसको दुकानें मिले जहां पे वो यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं वो खरीदे। इन लोगों को बहुत टूरिस्ट, बाहर से जो टूरिस्ट आता है उसको इन चीजों का बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे ब्लैंकेट यहाँ पे वो जो घास से बनाते हैं, वो बैठने की बहुत सी चीजें हैं जो मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं बाहर उन। अब हम इसलिए चाहते हैं कि टूरिज्म को
इंडस्ट्री करार दो, ताकि लोगों को हम उस तरफ माइल कर सकें कि वो ये थोड़ा बहुत पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकें इन चीज़ों में, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, होटल बनाएं, रेस्टोरेंट बनाएं, दुकानें बनाएं ऐसी जगहों पे जहाँ टूरिस्ट का फ्लो है, और अपनी रोजी रोटी कमाएं। वही एक हमारे पास चीजें हैं। अब हम ये यहाँ पे आके आप होटल बनाते हो, टूरिस्ट टीडीसी वाले, मुझे बताइए पिछले 20 साल से ये जो हमारी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है टूरिज्म प्रमोट करने में का? देखो, मेला करने से टूरिज्म प्रमोट नहीं होता है। आप मुझे बताइए आपने क्या चीज यहाँ पे क्रिएट की? अब मुझे कहना नहीं चाहिए, जब मैं डीसी था यहाँ पे तो हमने जो नीचे वाली पार्क है गाठा की, दिस वाज स्टार्टेड बाय मी, नाल्टी पार्क वाज स्टार्टेड बाय मी। तो ऐसी चीजें आज वो अट्रैक्ट करती है ना, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, जो भी बाहर से आता है इन जगहों पे जाता है ना। जी बिल्कुल। तो आपको भी ऐसे ही जो हमारी भदरवा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको इस किस्म का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, जो बाहर आप ट्यूलिप गार्डन बनाओ, यहाँ आप कोई रोज गार्डन बनाओ जहां बाहर वाले आए, ठीक है ना। आप ऐसी चीजें बनाओ जहां पे आपके बर्फ जहां पे होती है, आप वहां 100 किस्म की चीजें बना सकते हो, ठीक है ना। आप अगर वो चीजें बनाओगे तो टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट आएगा तो लोगों के होटलों में ठहरेंगे, खाना खाएंगे, दुकान चलेगी, सब कुछ चलेगा। और ये आप बोल रहे हैं कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी को ऐसा करना चाहिए। जब चले अगर आपकी सरकार आती है, आप यहाँ से जीत कर आते हैं, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस चीज को मानते हैं कि ये चीजें जो है हम करेंगे और इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। इसके अलावा अगर मैं भदरा में कुछ करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जीत के अगर भदरा में कुछ करना है तो वो है क्या? देखो, कौन सी डेवलपमेंट है? एक ऐसी डेवलपमेंट जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो, जिससे पैसा जनरेट ना हो, वो कौन सी डेवलपमेंट होती है? अब आप लोगों की जमीन ले जाके 2 लाख रुपए मरला की जमीन ले जाओगे, उनको 5,000 रुपया मरला दोगे, और उसके बाद वहां पे आप 4 लेन बनाओगे, उससे यहाँ के रहने वालों को क्या फर्क है? उससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगी? वो तो तबाह हो गए। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो जिससे लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, यही मुझे करना है। मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है भदरवा में, तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव वही है। और हम चाहते हैं कि भदरवा को कुछ ऐसा बनाएं कि ये पूरे हिंदुस्तान के टूरिज्म मैप पे इसका नाम हो। मेला करने से कुछ नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से होगा। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बीडीए को कुछ करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी शेख महबूब इकबाल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट भदरवा बलेसर कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देने के लिए। तो नाजरीन, आपके सामने जो है हमने जो है कुछ पॉइंट्स जो थे हमने महबूब साहब से डिस्कस किए, और इन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया। और जो है इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है या फिर लोग इनको प्यार देते हैं तो ये चुनकर आते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये करेंगे। और आपको बता दें कि जब ये डीसी साहब थे यहाँ पर डोडा में, तो बहुत एक रेवोल्यूशन देखा था भदरवा के लोगों ने। और इन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मैंने कोई आउट ऑफ वे नहीं किया, ये एक शेयर होता है हर इलाके का, मैंने वही जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांटा है और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट की। अब आप तक है कि आप जो है कितना प्यार देते हैं। और आपके सामने जो है 18 तारीख को वोटिंग है, वोटिंग के सामने आपके मशीन होगी, मशीन पे जो बटन होंगे, और आपको अगर लगता है कि महबूब साहब जो है इनने काम किए हैं या फिर इनमें पोटेंशियल है काम करने का, तो आप जो है इनका जो चुनाव निशान उसका बटन दबाकर इनको कामयाब कर सकते हैं, और आने वाले समय में जो है भदरवा की तामीर और तरक्की जो है हो सकती है।